नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में जो जानकारियां मैं लेके आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों एक फेडरेशन ने, एक संस्था ने अब ऐलान कर दिया है कि पूरे देश भर में घूम करके पूरे लोगों को इकट्ठा करके अब जो है विरोध किया जाएगा। 8वें पे कमीशन में जो टीओआर में विसंगति दिखाई दे रही है, जो पेंशनर के हक में वहां पर जो चीजें नहीं दिखाई दे रही है, तो उसको लेकर के विरोध किया जाएगा। 18 महीने का डीए-डीआर का एरियर को लेकर के मांग किया जाएगा और साथ ही साथ 50% डीए को 1 जनवरी 2026 से बेसिक में मर्ज करने को लेकर, और साथ ही साथ दोस्तों 20% पेंशन और पेमेंट में बढ़ोतरी अंतरिम राहत के तौर पर देने को लेकर के अब पूरे देश भर में मिलकर के एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन करने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर एक लेटर जारी हुआ है। उसके बारे में आगे जानकारी दूंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों हमने देखा है कि स्पर्श भी पेमेंट पेंशन भुगतान में देरी करता है, तो ऐसे में बैंक जब देरी करता है तो एक प्रावधान है कि उस देरी का पीरियड के लिए पेंशनर्स को एरियर या जो भी भुगतान हो रहा है उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए, ब्याज दिया जाना चाहिए। लेकिन अब चूंकि सारे पेंशनर्स का लगभग माइग्रेशन स्पर्श में हो गया है, तो क्यों नहीं इसी तरीके का रूल स्पर्श के ऊपर भी होना चाहिए कि अगर स्पर्श देरी से भुगतान करे तो पेंशनर्स को स्पर्श द्वारा ब्याज भी दिया जाए। क्या मानते हैं आप? इसके बारे में आगे जानकारी दूंगा एक लेटर दिखा के। इसके साथ ही साथ दोस्तों ऐसे भी केस देखे गए हैं कि बहुत सारे पेंशनर्स के सर्विस के दौरान का उनको एमएसपी मिल गया, लेकिन पेंशन में उसका फायदा नहीं मिला है। इसको लेकर भी लेटर दिखा के आपको जानकारी दूंगा। तो चलिए, जो बोर्ड में पॉइंट्स हैं उन्हीं पॉइंट्स को लेकर के आगे बढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, स्पर्श से पेंशन एरियर का भुगतान में देरी तो ब्याज भी मिले, क्या कहता है रूल/सर्कुलर। जी हां दोस्तों रूल ये है कि अगर पेंशन का कोई भी एरियर हो या पेंशन का भुगतान हो, अगर बैंक देरी से करें तो बैंक जो है इंटरेस्ट का भुगतान करना पड़ता है बैंक को। ये आरबीआई का गाइडलाइन है। हालांकि बहुत सारे पेंशनर्स का देखा गया है कि बैंक भी भुगतान नहीं करते, बहुत इक्का दुक्का केस में ऐसा देखा गया है कि भुगतान किया गया है। लेकिन स्पर्श के ऊपर रूल क्या है? क्या स्पर्श के ऊपर भी ऐसा रूल नहीं होना चाहिए? आप क्या मानते हैं दोस्तों? मैं मानता हूं कि अगर स्पर्श देरी से भुगतान करता है, चाहे 15 दिन का देरी हो, चाहे 3 महीने का देरी हो, जितना भी देरी से स्पर्श भुगतान करता है पेंशनर को, उसके ऊपर ब्याज दिया जाना चाहिए। रूल्स क्या बोलते हैं, एक लेटर देखते हैं। चलिए दोस्तों, आप ये जो लेटर देख पा रहे हैं पीसीडीए ने जारी किया है, ये एक स्पीकिंग ऑर्डर है, 17 नवंबर 2025 का है। देखिए आप, और इस लेटर पे कहीं ना कहीं पीसीडीए की तरफ से, स्पर्श की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि क्या स्पर्श देरी से भुगतान होने के ऊपर इंटरेस्ट देता है, इसके ऊपर क्या रूल है, ये जानकारी इस लेटर में दी गई है। देखिए, पेंशनर का इशू था कि जो डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी का जो फायदा था वो पेंशनर को देरी से दिया गया। जी हाँ, उनका जो डिफरेंस का अमाउंट था, पहले ग्रेचुइटी कुछ और उनको दिया गया, बाद में जब पेंशनर जागरूक बने, उन्होंने क्लेम किया तो उनको जो डिफरेंस का पैसा था वो देना पड़ा, और उनको ये 2024 में 19 अगस्त 2024 में 2,87,254 रुपए का भुगतान कर दिया गया। लेकिन इसके ऊपर क्योंकि ये देरी से भुगतान हुआ था, और इसको लेकर के जब पेंशनर ने इसके ऊपर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की मांग की, तब जाकर के ये लेटर जारी किया पीसीडीए ने। और पीसीडीए ने क्या कहा है, देखिए, ग्रीवेंस डाल के कई सारे उसके ऊपर अपील डालने के बाद ये जवाब आया है। 3 नंबर पैराग्राफ में क्लियर होगा, एंड वेयर इज अपॉन एग्जामिनेशन ऑफ द ग्रीवेंस द डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल एंड द रिप्लाई फ्रॉम द कंसर्न्ड ऑफिसर, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट DCRG has been paid on the basis of the NPC furnished by bank and there is no provision for payment of interest on delay payment in spurs। यानी कि यहां पर यह कहा गया है कि सारा चीजें छानबीन करने के बाद यह पता चलता है कि जो DCRG का जो देरी से भुगतान हुआ है वो बैंक से NPC लेकर हुआ है, यानी कि नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट, क्योंकि बैंक ने ही ये पैसा भुगतान करना था लेकिन उन्होंने किया नहीं, और उन्होंने जब नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भेज दिया स्पर्श को, तब उस नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट के बेस पर ये 2,87,254 रुपए स्पर्श ने भुगतान किया है। और साथ में ये बताया गया कि स्पर्श के अंदर इंटरेस्ट भुगतान करने का कोई प्रावधान नहीं है, डिले से अगर कोई भुगतान होता है तो, ये बताया गया। लेकिन आगे देखिए, however we are advising to bank for payment of interest on non payment of death cum retirement gratuity on time as per circular 165 dated 22 फरवरी 2013। यानी कि पीसीडीए साथ में ये भी बोल रहा है कि हम बैंक को एडवाइज करेंगे कि देरी से भुगतान के लिए आप जो है पेंशनर को इंटरेस्ट का भुगतान करें, ये यहां कहा गया। और साथ में ये सर्कुलर 165 का जिक्र किया गया है। दोस्तों सर्कुलर 165 जो है पीसीडीए का, ये बोलता है कि इंटरेस्ट लागू है,
लेकिन इंटरेस्ट बैंक द्वारा दिया जाएगा और बैंक के ऊपर ही ये लागू होता है 165 सर्कुलर के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं यहां पर स्पर्श ने अपना बचाव का रास्ता निकालते हुए ये जवाब दिया है, जबकि अगर स्पर्श देरी से भुगतान करता है तो कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा रूल लागू होना चाहिए कि स्पर्श की तरफ से भी पेंशनर्स को इंटरेस्ट मिले, ब्याज मिले। अब देखिए 165 नंबर सर्कुलर ये है, 22 फरवरी 2013 का 165 नंबर सर्कुलर है। अब ये सर्कुलर क्या बोलता है इंटरेस्ट भुगतान को लेकर के, वो दिखाना चाहूंगा मैं आपको। ये देखिए 8 नंबर पैराग्राफ में आप देख पा रहे हैं, कंपेंसेशन बाय द एजेंसी बैंक्स फॉर डिले इन क्रेडिटिंग पेंशन ऑब्लिक फैमिली पेंशन ऑब्लिक एरियर देयर ऑफ। यानी कि ये आरबीआई का ही गाइडलाइन के हिसाब से ये सर्कुलर में ये चीजें प्रावधान रखे गए हैं कि अगर बैंक भुगतान में देरी करे तो कहीं ना कहीं पेंशनर्स को एरियर का भुगतान 8% के हिसाब से किया जाए, ये यहां पर लिखा हुआ है। लेकिन अब चूंकि पेंशनर्स का, ज्यादातर पेंशनर्स का, डिफेंस पेंशनर का पेंशन स्पर्श से आता है, तो कहीं ना कहीं सेम रूल अब स्पर्श के ऊपर भी लागू करते हुए कुछ ना कुछ लेटर या सैंक्शन जो है सरकार द्वारा निकाला जाना चाहिए। दोस्तों 165 जो सर्कुलर है वो स्पर्श द्वारा भुगतान को लेकर साइलेंट है, क्योंकि ये पुराना सर्कुलर है। अब स्पर्श लागू होने के बाद कोई ऐसा सर्कुलर सरकार द्वारा निकाला जाना चाहिए कि अगर स्पर्श भी देरी करे भुगतान में तो स्पर्श द्वारा भी पेंशनर्स को इंटरेस्ट का भुगतान किया जाए। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, 8 सीपीसी में अब देश भर में घूम घूम करके सरकार को घेरने की तैयारी शुरू हो गई है। आज ही एक लेटर निकला है दोस्तों, जी हाँ, इसी से जुड़ा हुआ 1 जनवरी 2026 से 50% डीए मर्ज और 20% पे बढ़ोतरी की अंतरिम राहत को लेकर भी मांग उठाई गई है। साथ ही साथ दोस्तों देश भर में घूम करके 18 महीने का जो डीए का एरियर, जो कोरोना काल का एरियर है, उसको लेकर भी मांग रखने की बात उस लेटर में लिखी गई है। तो चलिए लेटर देखते हैं, कौन सी संस्था ने यह लेटर निकाला है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों ये कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स का लेटर है, जो कि 24 नवंबर 2025 का, यानी कि आज का अभी का लेटर है। और ये लेटर दोस्तों भेजा गया है कि पूरे भारत वर्ष भर में अब 8वें पे कमीशन को लेकर के विरोध करने की तैयारी शुरू हो गई है। आप देख पा रहे हैं ये लेटर भेजा गया है ऑल ऑफिस बियरर्स, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को, ऑल जनरल सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट सीओसीज को, ऑल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस को भी भेजा गया है। आप देख पा रहे हैं पूरे दिसंबर 15 तारीख तक जगह जगह पर देश के विभिन्न जगहों पर जाकर, विभिन्न राज्यों में जाकर के अब विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 8वें पे कमीशन में जो टीओआर में विसंगतियां दिख रही हैं उनका विरोध किया जाएगा और मांग प्रस्तुत की जाएगी। आप देख पा रहे हैं द प्रपोज्ड फेज वाइज एजिटेशन प्रोग्राम्स टू बी कंडक्टेड आर एज अंडर, यानी कि क्या क्या प्रोग्राम होगा पूरा यहां पर लिख दिया गया है। सबसे पहले तो 15 दिसंबर तक हर जगह पर, देश के विभिन्न जगहों पर घूम करके इसकी तैयारी की जाएगी। उसके आगे टू होल्ड लंच आवर्स डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि जो लंच आवर में जो डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा, विरोध किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा, और ये ऑफिसेस ऑन 16 दिसंबर 25, यानी कि 16 दिसंबर को ये विरोध किया जाएगा। उसके आगे होल्डिंग ऑफ स्टेट कन्वेंशंस इन सपोर्ट ऑफ आवर डिमांड्स बाय 31 दिसंबर, नेशनल सेक्रेटरीज मेंबर्स, यानी कि 31 दिसंबर तक जो है नेशन वाइज पूरा डिमांडों को सपोर्ट करते हुए ये एक कन्वेंशन जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा। उसके आगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन प्रोग्राम्स विल बी डिसाइडेड आफ्टर रिव्यूइंग द अबव फेज ऑफ एजिटेशन प्रोग्राम्स, यानी कि ऊपर के ये जो विरोध प्रदर्शन जब होंगे उसके आगे फिर फर्दर क्या करना है, अगर सरकार का रुख रवैये के ऊपर भी डिपेंड करेगा आगे क्या करना है। आगे भी लड़ाई की तैयारी शुरू हो गई है दोस्तों। ये एक बिल्कुल संघर्ष को लेकर के, संघर्ष करने को लेकर के ये लेटर निकाला गया है। और चार्टर ऑफ डिमांड्स क्या रहेंगे, सबसे पहले तो 8वें पे कमीशन में जो फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन का जो डिमांड है और एनसीजेसीएम का जो डिमांड है उसको लेकर के सरकार वो सुधार जो है 8वें पे कमीशन का टीओआर में लाए, ये सबसे पहला डिमांड है। उसके आगे अगला डिमांड, महत्वपूर्ण डिमांड है, 50% डीएडीआर को मर्ज किया जाए और साथ ही साथ 20% पे पेंशन में बढ़ोतरी दिया जाए, जो अंतरिम राहत के तौर पर दिया जाए, और 1 जनवरी 2026 से ही उसको लागू किया जाए। यानी कि कहीं ना कहीं 8वें पे कमीशन में जब देरी हो रही है तो उस देरी को कंपेंसेट करने के लिए 1 जनवरी 2026 से 50% डीए को मर्ज किया जाए और 20% अगला अलग से एडिशनल फायदा भी 1 जनवरी 2026 से दिया जाए। आगे जब पे कमीशन आएगा तब जो बाकी चीजें मिलेंगी वो तब मिलती रहेंगी। इस तरीके का भी यहाँ पर चार्टर ऑफ डिमांड आप देख पा रहे हैं।
अगला दोस्तों ओपीएस लागू करने का डिमांड है। फिर अगला नो डिस्टिंक्शन अमंग द पेंशनर शुड बी मेड, यानी कि पेंशनर के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं रखा जाना चाहिए। रिटायरमेंट के डेट के बेस पर कोई भी अलग अलग रिकमेंडेशन सेंट्रल पे कमीशन में नहीं होना चाहिए, ऐसी मांग की गई है। अगला दोस्तों रिलीज द 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 18 मंथ्स डीएडीआर फ्रोजन ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक टू एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेशन पार्ट ऑफ पेंशन, यानी कि यहाँ पर 18 महीने का डीएडीआर को लेकर अब फिर से पूरे देश भर में घूम घूम करके विरोध प्रदर्शन करने का भी यहाँ पर ऐलान कर दिया गया है। साथ ही साथ 11 जो साल में कम्यूटेशन का अवधि खत्म हो और 15 साल के बजाय, ये भी दोस्तों यहाँ पर मांगे। साथ ही जो 5% इम्पोज्ड कंपेशनेट अपॉइंटमेंट ग्रांट, ये अपॉइंटमेंट्स को लेकर है, जो सिविल एम्प्लॉयज हैं उनका मुद्दा है। फिलअप ऑफ वैकेंट पोस्ट, ये सारे मुद्दे यहाँ पर हैं दोस्तों। और साथ ही साथ एंश्योर डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ एसोसिएशंस फेडरेशंस, यानी कि जितने भी एसोसिएशन हैं हमारे पूर्व जो कर्मचारियों के एसोसिएशन है, उनको स्वाधीनता दिया जाए, उनको काम करने का अधिकार दिया जाए, उनके ऊपर कोई कानून लॉ वगैरह ना लगाया जाए, इस तरीके की भी मांग की गई है दोस्तों। इसके साथ ही साथ इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन ऑफ अवार्ड्स गिवन बाय बोर्ड आर्बिट्रेशन अंडर जेसीएम, ये दोस्तों सिविल से जुड़ा हुआ पॉइंट है। साथ ही साथ रेगुलराइज कैजुअल कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स, ये भी एक पॉइंट है। अब देखिए ये दोस्तों अब पूरे देश भर में इन पॉइंट्स को लेकर, इन मुद्दों को लेकर के अब घूम घूम करके प्रदर्शन करने की तैयारी हो गई है, और कौन कहां जाएगा इसका भी पूरा खाका तैयार कर दिया गया है। यहाँ देख पा रहे हैं आप, ये राज्यों के नाम है यहाँ पर, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, वहां पर कौन कौन जो है ये कॉन्फेडरेशन के कौन से अधिकारी, कौन से कर्मचारी जाएंगे, वो यहाँ पर आगे नाम लिखा हुआ है। जैसे आप अगर एग्जांपल के तौर पे बता दूं, महाराष्ट्र, गोवा एंड गुजरात में जो विजिट करने वाले हैं, कॉमरेड रूपक सरकार, कॉमरेड रविंद्र नायर, कॉमरेड बी के चालके, कॉमरेड श्रीधरन, इस तरीके से हर जगह पर देखिए, आसाम, नॉर्थ ईस्ट में भी जा रहे हैं, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, यूपी, उत्तराखंड, हर जगह पर अब घूम घूम करके दोस्तों विरोध होने वाला है। और ये जो मांग पत्र की तैयारी की गई है, इसके हिसाब से सरकार के सामने अब जगह जगह पर ये विरोध प्रदर्शन करते हुए मांग पत्र देने की तैयारी शुरू कर दी है कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स की तरफ से दोस्तों। अब पूरे जितने भी देश भर में उनकी संस्थाओं के ब्रांचेस हैं, सभी में घूम करके अब तैयारी शुरू हो रही है कि आगे आने वाले समय में किस तरीके से इन मुद्दों को लेकर सरकार के सामने अपने पॉइंट्स रखे जाएं। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, एमएससीपी को लेकर के ऐसे भी केस हैं, सर्विस में रहते मिल गया लेकिन रिटायरमेंट के बाद नहीं मिला। जी हां, एमएससीपी ग्रांट कर दिया, सर्विस के दौरान का एरियर या फायदा दे दिया, लेकिन पेंशन में उसका फायदा इंक्लूड नहीं किया, ऐसे भी केस निकल के आए हैं। तो ऐसा आपके साथ भी ना हुआ हो? चलिए लेटर देखते हैं दोस्तों। ये पीओआर का एक लेटर है जो पेंशनर को भेजा गया है। इस लेटर से एक खुलासा हो रहा है, और वो खुलासा ये हो रहा है कि एमएससीपी को लेकर के जब पेंशनर ने गुहार लगाई, तब ये पता चलता है कि सर्विस के दौरान का तो उनको फायदा दे दिया गया, लेकिन दोस्तों पेंशन में उसका फायदा नहीं दिया गया। आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये हवलदार एमएससीपी से जुड़ा हुआ केस है। जब पेंशनर ने ग्रीवेंस डाला, तब जाकर के पेंशनर को बताया गया, विथ रिस्पेक्ट टू योर लेटर इट मे बी नोटेड दैट एमएससीपी हवलदार इज ऑलरेडी एडजस्टेड एंड एरियर्स ऑफ ₹7,340 फॉर द पीरियड फ्रॉम जनवरी 2006 टू अक्टूबर 2006 डेट ऑफ डिस्चार्ज इज ऑलरेडी क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट ऑन 2 जून 2025। However, your seat roll has to be initiated for spurs by records to this office. Hence, further details you may contact records MEG. यानी कि साफ साफ बोला गया है कि इनको सर्विस के दौरान का एरियर तो दे दिया। ये देखिए, जनवरी 2006 से अक्टूबर 2006 के बीच का जो एरियर बन रहा था उनका, वो दे दिया, लेकिन उस एमएससीपी की लागू करने की वजह से जो पेंशन में बढ़ोतरी होना है, जो पीपीओ निकलना है, उसका काम शुरू ही नहीं हुआ। क्योंकि जब तक एलपीसी कम डाटा सीट रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से स्पर्श में नहीं प्रोसेस किया जाएगा, तब तक ना पीपीओ बनेगा, ना पेंशन में बढ़ोतरी होगी। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के भी केस सामने आते हैं दोस्तों कि सर्विस के दौरान का तो एडजस्ट कर दिया, लेकिन पेंशन आने के बाद का फायदा पेंशनर को नहीं मिल पाया। तो आप सबने देखा दोस्तों, आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ हो, खुदा ना खास्ता एमएससीपी तो दे दिया, सर्विस के दौरान का एरियर दे दिया, लेकिन उसकी वजह से जो पीपीओ बनना था, पेंशन में बढ़ोतरी बनना था, पेंशन का एरियर मिलना था, वो नहीं मिला, तो आपको भी जागरूक बनना पड़ेगा, आपको भी केस अपना सीपी ग्राम्स में टेकअप करना पड़ेगा।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।